आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डॉक्टर तुलसी राम की मुर्दहिया, जिस पर एनटीए अपना प्रश्न बनाती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मुर्दहिया, जिसको इस पे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़िए। इसकी भूमिका ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 पेज की है, तो मैं इसे पूरा पढ़ देती हूँ। और जहाँ जहाँ हाईलाइट है इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। धर्मपुर याद रखिएगा, इस पर एनटीए अपना प्रश्न बना चुकी है कि धर्मपुर का जिक्र किस में है, तो याद रखिएगा मुर्दहिया में है। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों मुक्ति दाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्ध के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर जाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। ध्यान दीजिएगा, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये कथन पूछ चुका है। जमाना चाहे जो भी हो, मेरा जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम। सिंघा कौन बजाता था? बंकिया डोम, याद रखिएगा। जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह परिणाम स्वरूप उजड़ चुकी है, पूर्ण स्वरूप उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही शियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलाप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटे से दुख की निथानी नहीं मिट जाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, कितने जिलों? 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया। उस पर टेम्पो भी चलने लगे। जिस तरह हमारे गांव में बड़ी संख्या में मजदूर का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। फिर उसके बाद आने वाली मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अब भी जारी है। डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। तो ये थी हमारी मुर्दहिया की भूमिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा, एनटीए इस पर प्रश्न बनाती है। इसमें से 2 प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला तो ये
पहला प्रश्न तो सबसे पहली ही लाइन से बना था, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। फिर उसके बाद इस पे बना था, जमाना चाहे जो भी हो मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोग जीवन का हिस्सा बन हो जाता है। तो ये थी। फिर उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है भूमिका के बाद ये अनुक्रम। ये जो 1 से लेकर 7 तक अनुक्रम दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपको कोई 4 दे दे, पूछे इसमें से कौन सा मुर्दैया में नहीं है या फिर पहले के बाद से क्रम से लगाइए, ये आपको ऐसे प्रश्न एनटीए बना सकती है। तो सबसे पहले बुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अकाल में अंधविश्वास, चौथा मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन, पांचवा भूतनिया नागिन, छठवां चले बुद्ध की राह, सातवां आजमगढ़ के फाका कसी। आप लोग चाहे तो इसका ट्रिक भी बना सकते हैं, मैंने तो बनाया है, आप लोग को अगर सही लगे तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बुतहा स्कूल यानी बुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कूल यानी कि मुर्दैया तथा स्कूली जीवन के अकाल में, अकाल मतलब अकाल में अंधविश्वास, गिद्ध और नागिन, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, राह में फाका कर रहे हैं, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये थी, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ बात रहे जिसको पढ़ने के बाद मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दादा का नाम जूठन था, दादी का नाम मुसड़िया था, इनके पिता का नाम तेरसी था, माता का नाम धीरजा, चाचा 3 थे, मुनसेर, नग्गर और मुन्नर। तुलसी नाम, इनका तुलसी नाम बाबा हरियर दास ने रखा था। और फिर संखटा सिंह छत्री जमींदार के पुत्र जिन्होंने बचपन में का खा गा लिखना सिखाया था, संखटा सिंह ने तुलसी राम को। फिर उसके बाद सिंघा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? बंकी डोम बजाता है। इस पर भी प्रश्न एनटीए अपना बना चुकी है। प्रधान अध्यापक आपके परशुराम सिंह थे। लेखक के गांव का नाम धर्मपुर आजमगढ़ था। सोमर चाचा लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई 112 गांव के चमारों के चौधरी कौन थे? सोमर। मुन्नेसर लेखक के पिता के दूसरे भाई धर्मगुरु शिव नारायण पंथी थी। दिसंबर 2023 में इस पर प्रश्न बना था कि शिव नारायण पंथी कौन थे? तो मुन्नेसर और सोमर, ये दोनों शिव नारायण पंथी थे। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इधर आइए, नग्गर काका जो कि बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के थे। इनके तीसरे चाचा थे नग्गर काका जो कि बहुत गुस्से वाले थे। लेखक के पिता के तीसरे भाई थे मुन्नर काका। लेखक के सबसे छोटे भाई। संयुक्त परिवार के मुखिया कौन थे? मुन्नर काका। मुंशी राम सूरत लेखक के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा और घोर जातिवादी। किसनी भौजी सुभगिया जो चिट्ठी लिखवाती है, ये जो किसनी भौजी है, ये जो सुभगिया है बहुत ही मज़ेदार है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एक चिट्ठी आई थी इनके नाम से, अभी मैं आगे पढ़ूंगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। रामधन आजमगढ़ के दलित नेता थे। तो तपस्वी राम, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भुतही परिवेश है तो ये बहुत बड़ा, तो लेकिन जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान दीजिएगा। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है, इसको आप कोई भी पुस्तक पढ़िए तो आप उसकी पहली लाइन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी किस पुस्तक से है? तो यह मुर्दैया से है। दादी का नाम झूठन था, दादा का नाम झूठन था और दादी का नाम मसूड़िया था। ठीक है। फिर उसके बाद दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा था। मेरी माता का नाम धीरजा था, जो कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। हरियर दास ने आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरियर दास ने बड़े उदार पुरुष थे, उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी रखा। तुलसी इनका नाम रखा था। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डी बाबा दो ऐसे ही देवी थे। इनके गांव में 2 देवी थे, चमरिया माई और डी बाबा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपशकुन, यहाँ पे 3 लोग अपशकुन थे। पहला तो था करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे, जो कि पूरे गांव में इन्हें लोग अपशकुन कहते थे। दूसरे थे पंडिताइन निर्वस विधवा थी। और तीसरे ये खुद थे तुलसी राम, क्योंकि इनको बचपन में चेचक हो गया था, जिस कारण से इनकी दाईं आँख चली गई थी। चेचक के कारण इनकी दाईं आँख, हो सकता है आपको ऑप्शन दे के पूछ ले कौन सी आँख गई थी, बाई की दाई, तो ध्यान रखिएगा कि दाईं आँख गई थी। तो और चेचक के कारण इनके चेहरे पे बहुत सारे दाग हो गए थे, इसलिए सब लोग इन्हें अपशकुन मानते थे। दूसरी थी पंडिताइन निर्वस विधवा थी।
फिर उसके बाद कनवा कनवा कहकर किसको पुकारा जाता था? तुलसी राम को। ये याद रखिएगा, सब लोग कनवा कनवा कहकर तुलसी राम को पुकारते थे क्योंकि वो एक आँख से काने हो चुके थे। फिर उसके बाद बताते हैं इन्हें पशुओं के मांस को डांगर कहता है। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ मुर्दइया में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसका अर्थ भी लिखा हुआ है, हो सकता है पूछ ले मरे हुए इन पशुओं के मांस को क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दें तो मरे हुए पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता है, याद रखिएगा, डांगर कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके आते हैं मुर्दइया तथा स्कूली जीवन। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने जाते हैं। हो सकता है आपसे एनटी ये प्रश्न बना ले कि तुलसी राम को स्कूल जाने से पहले पिताजी किसके पास जाते हैं? अमिका पांडे के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अमिका पांडे के पास जाते हैं। फिर आपको एक कथन दिखा देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है यह कथन। सुभज्ञा कौन है? चिट्ठी आई। सुभज्ञा के नाम से जो चिट्ठी आती है उसमें उसके जो आदमी है उसके नाम रहता है विश्राम। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक कर किंतु पढ़ा, बिल्कुल सही था। अब तुलसीराम गांव में पढ़े लिखे थे तो नग्गर चाचा ने तुलसीराम को ये भेजा था कि जाओ सुभज्ञा की चिट्ठी पढ़ाओ। तो जब तुलसीराम गए चिट्ठी पढ़ने तो सब कुछ तो बहुत अच्छे से चला, हाल चाल पूछा गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन आखिरी में जो विश्राम ने चिट्ठी में जो 2 शायरी लिखी थी उसमें लिखा था, लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। अब वो ठहरी गाँव की। अब जब उसने ये सुना कि मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना, यही शायरी सुनकर सुभज्ञा ने समझा कि उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं रहे। बाद में जलंधर के पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभज्ञा को चुप कराते राम मूरत पड़े के घर गई। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म के रहस्य खोले। तब जाकर मामला शांत हुआ, नहीं तो सुभज्ञा के साथ कोई अनहोनी अवस्था हो जाती और मैं सिद्धहस्त अपशकुन के अलावा कुछ और ना बन पाता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पुस्तक मुर्दइया और बहुत ही बड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा पृष्ठ है इसमें, इसलिए पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिस पर से एनटी अपना प्रश्न बनाती है, मैंने आपको बहुत ही कम समय में वो बताया है शॉर्ट नोट्स में। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। 18 जून को एनटी अपना हिंदी का एग्ज़ाम करा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रटिए। और जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बहुत ही कम शॉर्ट्स नोट आप लोग को दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ इस पर एनटी अपना प्रश्न बना चुकी है। तो अगर आपको किसी भी गद्य विधा पर कोई भी नोट्स शॉर्ट्स नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करूँ। चलिए, थैंक यू।